सभी साहित्य सुधीजनों को नमस्कार। मित्रों, देखते ही देखते हम लोग अज्ञेय जी पर केंद्रित इस एकाग्र की 23वीं कड़ी में आप पहुंचे हैं और आज की इस कड़ी में हमारे साथ लेखक, संपादक और शिक्षाविद आदरणीय ए अरविंदाक्षन जी उपस्थित हैं। आप सभी मित्रों की ओर से उनका हार्दिक स्वागत। साथियों, आज की चर्चा अज्ञेय की कविता पर होगी और ए अरविंदाक्षन जी लंबे समय से अज्ञेय जी पर चिंतन मनन करते आ रहे हैं। शुरुआत की कुछ भेंट मुलाकातें हैं, उसकी भी चर्चा होगी। मतलब यह कि आज के इस वक्तव्य में संस्मरणात्मक और आलोचनात्मक दोनों ही पक्ष होंगे। और देखिए, अज्ञेय की कविता को लेकर आज के हमारे वक्ता का जो वक्तव्य है और जो उस वक्तव्य का शीर्षक है वह है अज्ञेय की कविता और कविता की गेयता। इसमें अज्ञेय की कविताओं के बहाने कविता मात्र पर भी कुछ बातचीत होगी। ए अरविंदाक्षन जी स्वयं एक महत्वपूर्ण कवि हैं, ऐसे में इनको सुनना हमेशा ही प्रीतिकर होता है। मैं आप सभी मित्रों की ओर से इनसे निवेदन करता हूं कि ये कृपया अपना वक्तव्य आरंभ करें। आदरणीय ए अरविंदाक्षन, स्वागत। कृपया माइक को ऑन कर ले। जी। जन सुलभ पुस्तकालय का ये कार्यक्रम अज्ञेय पर एकाग्र कई दिनों से ये चल रहा है। आज मेरी बारी है। मुझे इस कार्यक्रम के लिए अर्पण कुमार जी ने निमंत्रित किया। उनके प्रति मैं सबसे पहले आभार व्यक्त कर रहा हूँ। और इसमें काफ़ी समय हो चुका है, 9:13 है। मुझे उम्मीद है कि लोग जुड़ जाएंगे और जितने लोग जुड़ेंगे, जो श्रोतागण जुड़ेंगे, तो उनके प्रति भी मैं आभार व्यक्त कर रहा हूँ। जैसे अभी बताया गया कि आज मेरे लिए विषय है अज्ञेय की कविता और कविता की गेयता। इसको शुरू करने के पहले मैं थोड़ा सा कुछ ऐसे संस्मरणात्मक प्रसंग आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ, क्योंकि अज्ञेय जी के साथ मेरा जो संबंध है और मेरा जो परिचय है उनसे, और जिस तरह से मैंने उनको देखा, समझा, उसके बारे में कुछ संस्मरणात्मक प्रसंग आपके सम्मुख मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। 1980 में जो प्रेमचंद का जयंती वर्ष है, केरल के साहित्य अकेडमी ने ये तय किया कि प्रेमचंद की जयंती व्यापक रूप से मनाया जाए। इसके लिए साहित्य अकेडमी के लोगों ने भारत की अलग अलग भाषाओं के साहित्यकारों, रचनाकारों को निमंत्रित किया था और मुख्य अतिथि थे अज्ञेय जी। तो जब ये सूचना मुझे मिली, तब कोचिन विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष महोदय से, जहां मैं कार्य कर रहा था अध्यापक के रूप में, तो मैंने ये सूचना उनको दी कि अज्ञेय जी हमारे नज़दीक 70 किलोमीटर दूर पर हैं। वे आए हुए हैं, क्यों ना हम एक बार उन्हें विभाग में
आमंत्रित करें और अपने विद्यार्थियों को संबोधित करने का अनुरोध करें। अध्यक्ष महोदय प्रसन्न हुए और उन्होंने तुरंत कहा कि आगे की कार्रवाई करो, जो भी करना है करो, मैं साथ हूँ। लेकिन उन्होंने बताया कि साहित्य अकेडमी के कार्यकर्ताओं से संपर्क करें। तो मैंने संपर्क किया अध्यक्ष से, सचिव महोदय से। तो उन लोगों ने कहा कि फलां तारीख को आप उन्हें ले जा सकते हैं, आधा दिन वे फ्री हैं, अगर वो मान जाएंगे तो आप उन्हें अपने विभाग ले जा सकते हैं, लेकिन शाम तक आपको उन्हें त्रिशूर छोड़ना होगा। हमारा जो जिला है एर्नाकुलम है, उसके उत्तर में जो त्रिशूर जिला है वहीं साहित्य अकेडमी का मतलब कार्यालय है। हमने कहा ठीक समय पर हमें उन्हें छोड़ देंगे। तो मैं और अध्यक्ष महोदय उन्हें विभाग में ले आने के लिए हम दोनों गए। होटल में उनसे मिलना हुआ, उनसे बातें की, तो तुरंत तैयार हो गए और हमारे साथ आए। लेकिन आपको मालूम है कि अग्गी जी ज़्यादा बोलते नहीं हैं, मौन ही रहते हैं। सिर्फ रास्ते में उन्होंने पूछा कि आपका ये हिंदी विभाग कब से है? तो विभाग अध्यक्ष ने उसका पूरा इतिहास बताया। काफ़ी पुराना, केरल के सबसे पुराना विभाग है हमारा, और यहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या और अन्य जो विशेषताएं, तमाम बातें की, लेकिन उसके लिए उन्होंने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। और उनका कार्यक्रम रखा गया और उन्होंने अपना भाषण भी शुरू किया, जैसे प्रयोगवाद, प्रयोगशील नई कविता, कविता की आधुनिकता और आधुनिक हिंदी कविता, सौंदर्य, कविता की सौंदर्य दृष्टि, कविता के अन्य पक्ष और विश्व कविता में हिंदी कविता, इस तरह के कुछ पक्षों पर उन्होंने विस्तार से भाषण दिया। करीब 1 घंटे तक उनका भाषण रहा। मतलब इतना भव्य भाषण था, जैसे उनका रूप है उसी तरह उनका भाषण भी इतना भव्य था, और बहुत ही महत्वपूर्ण विचारों से युक्त उनका भाषण हमारे छात्रों ने, हमारे अध्यापक बंधुओं ने, हम सब ने ध्यान से सुना। फिर उन्होंने अनुरोध किया कि अगर आप कुछ पूछना चाहें तो पूछें। तो एक विद्यार्थी ने पुनः वो प्रयोग शब्द पर एक सवाल किया। तो उन्होंने बताया कि मैं कह चुका हूँ विस्तार से, फिर भी विद्यार्थी का प्रश्न है, मुझे पुनः उत्तर देना होगा। तो प्रयोग को उन्होंने, प्रयोग माने उनके लिए क्या है, प्रयोग का अर्थ कविता में क्या है, इत्यादि पर उन्होंने विचार किया। और अच्छा रहा, क्योंकि आदान प्रदान भी हुआ। एक और विद्यार्थी ने भी कुछ सवाल किया, तो उसका भी बहुत ही सौम्य भाव से, बहुत ही उदात्त ढंग से, चालू किस्म से नहीं बल्कि बहुत ही उदात्त ढंग से उन्होंने प्रश्नों का जवाब दिया। और फिर भाषण समाप्त हुआ तो हम अध्यापक और अज्ञे जी बैठ गए एक साथ चाय पान के हेतु। तब भी वे कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन एक सवाल उन्होंने किया कि आपके विभाग में जस्सी नाम से एक शोध छात्रा है? तो अध्यक्ष महोदय ने बताया हाँ, वो पार्ट टाइम रिसर्च स्कॉलर है। तो अज्ञे जी ने बताया उसने मेरे उपन्यास अपने अपने अजनबी का मलयालम में अनुवाद किया है, ये मुझे मालूम है। और ये कोचिन से प्रकाशित होने वाले एक अखबार के रविवारी अंक में 10 अंकों में इसका प्रकाशन हो चुका था, पुस्तकाकार नहीं, 10 हफ्तों में इसका प्रकाशन हो चुका था। लेकिन आगे उन्होंने कुछ सवाल नहीं किया, मैंने भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि मुझे मालूम है कि जैसी ने किया है और मैंने ही उसका संशोधन किया था और उसके उन अखबार वालों को दिया था।
दूसरे दिन साहित्य अकेडमी का कार्यक्रम था प्रेमचंद पर, बीज भाषण अज्ञे जी का था, और उस सत्र में हमें से मुझे और हमारे अध्यक्ष महोदय को प्रेमचंद पर भाषण देना था, लेकिन वो हिंदी में नहीं बल्कि मलयालम में। हम दोनों ने संक्षेप में अपनी भाषण का जो मूल रूप है, क्या है, हम क्या बताना चाहते हैं, उसको अंग्रेजी में बताया, और उसके बाद मलयालम में हमारा भाषण हुआ। अज्ञे जी का बीज भाषण इतना प्राउड था, इतना गंभीर था कि प्रेमचंद को कैसे पढ़ा जाना चाहिए, प्रेमचंद के जीवन यथार्थ का वास्तविक तात्पर्य क्या है, प्रेमचंद हिंदी में ही नहीं बल्कि भारत के साहित्यकारों में क्यों महत्वपूर्ण है, इन कुछ बातों पर उनका भाषण था। और भाषण अंग्रेजी में था, हिंदी में नहीं बल्कि अंग्रेजी में था, और उसका स्वागत भी हुआ क्योंकि वहाँ के श्रोतागण 99% मलयालम के श्रोता थे और हम 1-2 हिंदी के भी थे, इसलिए उनका भाषण अंग्रेजी में था। तो ये भी हो गया, और उसके बाद फिर उनसे मिलना नहीं हुआ। 1981 में जैसी तब तक मेरी पत्नी हो चुकी थी, हमारा विवाह हुआ था, और 81 में मुझे दिल्ली जाना था और हम दिल्ली गए। मैंने जैसी से कहा तुम भी साथ चलो, अगर हो सके तो हम अज्ञे जी से मिलेंगे, क्योंकि हमारी इच्छा थी अपने अजनबी का जो मलयालम अनुवाद है उसको पुस्तकाकार प्रकाशित कराएं। तो उसने कहा हाँ कहाँ, और हम साथ साथ दिल्ली गए और उनके बारे में पूछताछ की तो पता चला वे कैवेंडर लाइन में रहते हैं। तो हम वहाँ तक टैक्सी में गए, लेकिन जिस घर में वो रहते थे तब तक वो निकल चुके थे, हमारे पहुँचने के पहले ही निकल चुके थे। लेकिन हमारी मुलाकात वहाँ इला डालमिया जी से हुई और उन्होंने बताया कि अभी अभी निकले हैं, कोई बात नहीं, मैं भी निकल रही हूँ, लेकिन मैं आप दोनों को वहाँ छोड़ दूंगा, वहाँ उनका एक भाषण है। चलिए, तो एक और भाषण सुनने का मौका मिल रहा है, और हमें अगर जैसे उसके बाद अगर वो मौका दे, समय दें, तो हम बातचीत भी करेंगे। तो हम इला जी ने हमें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा छोड़ दिया। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के छात्रों के लिए वो एक भाषण दे रहे थे, और शायद मुझे अब याद है कि ऐसा लग रहा है कि मराठी के कवि ने एक भाषण दिया था या उनका भाषण चल रहा था, अगली बारी अज्ञे जी का भाषण था। दोनों के लिए विषय एक ही है, एप्रिसिएशन ऑफ पोइट्री, कविता का आस्वादन। हमने इनको सुना, इनके भाषण के, अज्ञे जी के भाषण के शुरू होने के पहले ही हमने एक चिट उनके लिए भेज दी कि हम मिलना चाहते हैं, हम दोनों के नाम उसमें थे। तो उन्होंने जवाब में लिखा कि भाषण के बाद ही मुलाकात होगी, क्योंकि बीच में वो आना चाहते नहीं हैं। तो अपने कार्य के प्रति इतनी निष्ठा, और जैसे कि उसमें मतलब सामान्य जो हिंदी के जो लोग करते हैं उस तरह नहीं है, भाषण के पश्चात ही मुलाकात हो सकती है। तो हम भाषण सुनने के लिए बैठ गए, उनका भाषण हुआ था। नई नई बातें मुझे मिली, क्योंकि मैं उस अध्यापक के रूप में जब से विभाग में हूँ तब से अज्ञे की कविताएं पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए कविता का आस्वादन कैसे होना चाहिए, कैसे किया जाना चाहिए, उसके बारे में उनकी बातों से मुझे कई महत्वपूर्ण बातें मिली और सबको मैंने नोट किया। और भाषण के पश्चात हम उनसे मिलने गए, तो हमने कहा कि मैं अरविंदाशन हूँ और ये मेरी पत्नी है। तो उन्होंने बताया कि आप अगर पुस्तकाकार प्रकाशित करना चाहते हैं तो अलग से अनुमति ले लीजिएगा। तो हम थोड़ा सा चकित हो गए, क्यों? तो तुरंत उन्होंने बताया आप घबराइए नहीं, ये मानदेय के लिए, रॉयल्टी के लिए नहीं है, मुझे रॉयल्टी भी नहीं चाहिए। मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि हाल ही में मेरे उपन्यास नदी के दीप का सिंधी अनुवाद, ऐसा कुछ जैसे कि किसी पुस्तक मेले में उन्होंने देखा, उन्हें मालूम ही नहीं इसका सिंधी अनुवाद हो चुका है। तो मैं ये नहीं चाहता कि बाहर के किसी
कार्य में जाते समय या किसी के मुंह से मैं ये सुनना नहीं चाहता कि आपके उपन्यास का फला भाषा में अनुवाद हुआ है, ये मैं सुनना नहीं चाहता। मुझे मालूम होना चाहिए मेरी रचना का इस भाषा में अनुवाद हुआ है। इसीलिए मैं आपसे बता रहा हूँ कि एक अलग से अनुमति, ये अनुमति एक फॉर्मेलिटी है। आप जब भी एक पत्र लिखें मैं तुरंत आपको अनुमति पत्र भेज दूंगा। तो ऐसा ही हुआ, हम दिल्ली से वापस आ गए, तुरंत पत्र लिखा, तो उन्होंने बहुत ही बढ़िया कागज में, मतलब कार्ड नुमा कागज में उन्होंने अनुमति पत्र, वो अब भी मेरी पत्नी के पास है, उसने उसको सुरक्षित रखा है। और फिर कुछ एकाएक उसका प्रकाशन तो नहीं हुआ, लेकिन फिर प्रकाशन हुआ और हमने उसकी प्रति केरल साहित्य अकेडमी ने ही उसका प्रकाशन किया और उस अनुवाद के लिए उसे अनुवाद पुरस्कार भी मिल गया था। खैर वो छोड़ दीजिएगा। तो मैंने एक बात नोट की, तो वो है कि अपने हर छोटे मोटे कार्य के प्रति एक निष्ठा रखने वाले, गंभीरता पूर्वक हर चीज को देखने वाले, और जैसे एक पूरी सहजता और मानवीयता के साथ बातें करने वाले एक रचनाकार को हमने वहां देखा। जैसे कि कोई बड़े साहित्यकार हैं तो कोई ऐसा असहज उनका व्यक्तित्व तो नहीं है। ये जरूर है कि ज्यादा बोलते नहीं हैं, बहुत कम, और हमेशा जो है शब्दों की मितव्ययता पर भी उन्होंने जोर दिया था, और शायद यही कारण है बातचीत में भी, और बहुत कम बोलने वाले, बहुत कम शब्दों के प्रयोग करने वाले हैं। इस तरह जैसे दो एक संदर्भों में उनसे मिलने, बातें करने और उनके संपर्क में आने का मौका जो मिला, उसे मैं अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण प्रसंग मानता हूँ। अब मैं अपने विषय पर आना चाहूँगा। जैसे विषय के बारे में अर्पण कुमार जी ने भी बताया और मैंने भी कहा, अज्ञेय की कविता और कविता की ज्ञेयता। जब मेरे सामने ये विषय है तो मुझे प्रभाकर माचवी जी के एक लेख का स्मरण हो आ रहा है। वो उस लेख का शीर्षक है, अज्ञेय जितने मुझे ज्ञेय हुए। ये प्रभाकर माचवी जी का लेख है, जिसे उन्होंने मेरे शोध के दौरान, क्योंकि मैं उनके संपर्क में था और उनके साथ मेरा अच्छा संबंध था, और वो तार सप्तक के कवि हैं। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में नागपुर में उनसे मिलना हुआ, तब से मेरा उनसे अच्छा संबंध रहा। लगातार पत्राचार, फोन से, दूरभाष से बातचीत। तो इसीलिए उन्होंने एक लेख मुझे बाय पोस्ट भेज दिया। वो उनके लेख की एक फोटो प्रति थी, अज्ञेय जितने मुझे ज्ञेय हुए। तो यहाँ विषय भी अज्ञेय की कविता और कविता की ज्ञेयता। मैं भी प्रयास करूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि अज्ञेय की कविता जितनी मेरे लिए ज्ञेय हुई, उसके बारे में मुझे जो कहना है वो मैं आपके सम्मुख रख रहा हूँ। अज्ञेय की कविताओं से गुजरना मेरे लिए, क्योंकि लंबे समय तक मैंने उनकी कविताओं को पढ़ाया, अज्ञेय पर काम भी किया। मेरा शोध का विषय भले ही अज्ञेय की कविता नहीं है, अज्ञेय का कथा साहित्य है, लेकिन फिर भी उस दौर में मैंने जितने उनके संकलन उपलब्ध थे, कविताओं के संकलन, उन तमाम संकलनों को पढ़ने का कार्य मैंने किया था। और फिर जैसे कि जब से मेरी नियुक्ति 1978 से विभाग में हुई, तब से मैं अज्ञेय की कविताएं पढ़ा रहा था। और मेरे लिए अज्ञेय की कविता से गुजरने का मतलब है कविता की अंतरंगता से गुजरने जैसा कार्य है। कविता की अंतरंगता से मेरा मतलब है कविता क्या है, कविता और सौंदर्य, कविता और मनुष्य, कविता और शब्द, कविता और भाषा,
कविता के अन्य अन्य पक्ष, ये सभी कविता की अंतरंगता से संबंधित। तो कविता की अंतरंगता से गुजरने जैसा एक आभास मुझे मिलता है। सिर्फ उनकी एक कविता उसके वस्तु सत्य से हमारा सामना ही नहीं होता है, बल्कि उस वस्तु सत्य के बहाने हम एक बहुत ही व्यापक संसार से जुड़ते हैं। कविता के जो पक्ष हैं उन पक्षों से गुजरने का भी हमें मौका मिलता है। यही उनकी कविताओं को पढ़ते समय मुझे लगा, और उनकी शब्द भंगिमाओं के आरोह अवरोह से होकर आगे बढ़ते समय मुझे लगा एक पाश्चात्य शास्त्रीय संगीतज्ञ हैं, आपने उनका नाम सुना है, बीथोवन। बीथोवन का संगीत जब आप सुनेंगे, उसका एक विचित्र संसार है, उसका अंतरंग इतना व्यापक है। अज्ञेय की कविताओं को पढ़ते समय मुझे बराबर लगा कि मैं बीथोवन के संगीत से ही गुजर रहा हूँ। एक में पूरी शब्दमयता है या शब्दमयता का तरंगायित रूप है, तो दूसरे में बीथोवन में संगीतमयता का तरंगायित रूप है। उनकी पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं अज्ञेय की। मैं सभी ओर से खुला हूँ, मैं सभी ओर से खुला हूँ। बीथोवन का संगीत सुनते समय भी हमें ऐसा लगता है कि हम सभी ओर से खुले हैं। उनकी पंक्ति है अज्ञेय की, मैं सभी ओर से खुला हूँ, वन सा अपने में बंद हूँ। ये भी है एक विचित्र सी भाव भंगिमा है जो एकाएक जैसे कि हमारे लिए संप्रेषित होती नहीं है, लेकिन बहुत कुछ संप्रेषित हो रहा है। साधारणता और असाधारणता का ऐसा संयोग, सहजता और असहजता का संयोग, लघु और विराट का संयोग, ये उनकी कविता की कुछ अन्य विशेषताएं हैं। और मैंने ये कहा जरूर कि बीथोवन की संगीतमयता से मैंने अज्ञेय की कविता की अंतरंगता को जोड़ा। उसमें जीवन का एक पक्ष नहीं, बल्कि जीवन का समग्र उसमें सन्निहित है। अज्ञेय की कविता को मानवीय जीवन की समग्रता के सम्मुख रखकर हमें देखना होगा, और स्वयं अज्ञेय जी अपनी कविता को मानवीय जीवन की समग्रता के सम्मुख रखकर देखते हैं। उनका एक कथन मैं आपके लिए उद्धृत करना चाहूंगा, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेखक के नाते मैंने समाज में कोई विशिष्ट स्थान या सहूलियत नहीं चाही है। समाज के एक सदस्य के नाते मैंने स्वतंत्रता के लिए, सामाजिक न्याय के लिए और मानव व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा के लिए, विशालतर सामान्य उद्देश्यों की सिद्धि के प्रयत्नों के लिए आग्रह करना अपना कर्तव्य समझा है। कवि के नाते मैंने उस कर्तव्य से मुक्ति कभी नहीं चाही, बल्कि इसके प्रतिकूल कवि के नाते भी मैंने कुछ मूल्यों पर आग्रह करना आवश्यक समझा है, और इन मूल्यों के लिए अपने प्रयत्नों पर भी किसी तरह की रोक या नियंत्रण लगाने का समाज का कोई अधिकार मैं नहीं मानता। ये मूल्य और ये प्रयत्न मेरे कला माध्यम और सभी कला माध्यमों की शुद्धि और सांस्कारिकता के लिए अनवरत प्रयत्न, व्यावहारिकता या प्रत्युत्पन्न लाभ से ऊपर स्थायी नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा, अनुभूति की प्रामाणिकता, सोचने, मानने, अभिव्यक्त करने, वर्ण करने की और होने यानी अस्तित्व रखने की व्यक्ति की स्वतंत्रता है। कविता को क्या जिस तरह से उन्होंने देखा, ये इसमें स्पष्ट है। कवि और समाज का जो संबंध है वो भी इसमें स्पष्ट है।
और इस तरह जैसे कि उन्होंने अपने व्यक्तित्व की गरिमा को और अपने व्यक्तित्व के अनूठेपन को, कविता की अनूठी स्थिति को एक साथ रख कर देखा है, इसीलिए उनका एक कथन मुझे उद्धृत करने योग्य लगा है। और आगे ने एक स्थान पर यह भी लिखा है कि आत्मचेतन विकसन ही स्वतंत्रता है। इस कथन में भी अभी अभी मैंने जो उद्धृत किया है उसमें एक आत्मचेतस व्यक्ति अपने बारे में कुछ बता रहा है, तो इसीलिए आत्मचेतन विकसन ही स्वतंत्रता है। एक आत्मचेतस व्यक्ति की जो विकास यात्रा है वही तो स्वतंत्रता है। उनकी कविता जैसे कि मैं उद्धृत करना चाहूंगा, एक बूंद सहसा उछली में, मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के छाग से, रंगी गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से, मुझको दिख गया सुने विराट के सम्मुख, हर आलोक छुआ अपनापन है उन्मोचन नश्वरता के दाग से। ये उनकी बहुचर्चित छोटी कविता है। इसमें से बात स्पष्ट ही हो जाती है, समुद्र में रहते समय नहीं बल्कि समुद्र से उन्मोचित होकर बूंद के रूप में जब बूंद आ जाती है तभी उसका मूल्य है। और क्षण भर के लिए, क्योंकि पुनः वो बूंद समुद्र में मिल जाती है, लेकिन रंगी गई क्षण भर बूंद जैसे वो उछलती है सागर के छाग से, तो रंगी गई क्षण भर, एक कुछ क्षणों के लिए वो ढलते सूरज की किरणों से रंग गई, और मुझे लगा, मुझे दिख गया सुने विराट के सम्मुख, हर आलोक छुआ अपनापन। जिस तरह से बूंद ने उस आलोक को ग्रहण किया और आलोक को ग्रहण करने के पश्चात उसमें जो रंगीनी आई, उस क्षण को ही बूंद की अस्मिता के रूप में कवि देखना चाहते हैं, और फिर वो नश्वरता के दाग से पुनः समुद्र में मिलते समय फिर बूंद का कोई अस्तित्व नहीं है। तो इसीलिए इस स्वतंत्रता एवं मौलिकता का आत्माइक्य इस कविता में स्वयं स्फुरित है। स्वतंत्रता एवं मौलिकता, मौलिक होने के लिए स्वतंत्र होना पड़ता है, स्वतंत्र होने के लिए स्वतंत्र जो है वही मौलिक है। ये बात इस कविता के माध्यम से अज्ञे जी व्यक्त करते ही हैं, इसीलिए उन्होंने बताया आत्मचेतन विकसन ही स्वतंत्रता है। शुरू की कविताओं में इन्होंने हारिल पक्षी को प्रतीक के रूप में, हारिल पक्षी पर उनकी अलग अलग ये रूपक कई कविताओं में है, तो हारिल पक्षी भी एक तरह से स्वतंत्रता का प्रतीक है। और उनके कुछ ऐसे प्रत्यय हमें कविताओं में मिलते हैं, अधीर यायावार, अपने को एक अधीर अस्थिर यायावार के रूप में मानने वाले, या अचिर में चिर प्रवासी के रूप में मानने वाले कवि को हम आगे की कविता में, उनकी कविता में देख सकते हैं। यायावार की अपनी स्वायत्तता को कवि श्रेष्ठ समझते हैं। उनकी एक कविता है नदी के द्वीप की, ये कविता नदी के द्वीप शीर्षक कविता भी बहुत ही चर्चित है, और उसमें बहुत ही दृढ़ स्वर में वे ये बताते हैं, किंतु हम हैं द्वीप हम धारा नहीं है, स्थिर समर्पण है हमारा हम सदा द्वीप हैं स्वदस्विनी के, किंतु हम बहते नहीं। नदी जो बहती है, लेकिन द्वीप होने के नाते हम बहते नहीं, बहना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि बहना रेत होना है, बहना रेत होना है, क्योंकि कहीं अपने अस्तित्व के साथ रहना, द्वीपवद रहना ही उनकी दृष्टि में सही है।
हम बहेंगे तो रहेंगे नहीं। ये नदी के दीप की कुछ पंक्तियां हैं। इसी प्रकार ये दीप अकेला गर्व भरा मदमाता, इसको भी पंक्ति को दे, पंक्ति को देने की, दीपों की पंक्ति में इसे भी शामिल करने के लिए वो अकेला दीप अनुरोध कर ही रहा है, लेकिन है वो गर्व भरा मदमाता, अपने अस्तित्व को खोने के लिए वो तैयार नहीं है। अंतिम जो रूप उसका है वो दीपों की पंक्ति में है, और दीपों की पंक्ति में से ज्वाला की जो जलायमानता है, उसकी जो भंगिमा है, उसका जो सौंदर्य है, वो सब मूल्यवान है। लेकिन बावजूद इसके, जैसे कि दीप का भी महत्व है, इसीलिए उन्होंने लिखा ये दीप अकेला। जिस तरह से दीप है, हम स्रोतस्विनी के दीप हैं, और उन्होंने उसी कविता में स्रोतस्विनी को, नदी को माँ भी कहा है, लेकिन माँ होने के बावजूद माँ की गोदी में बसे हुए दीपों के रूप में अनुभव करने के पश्चात उन्होंने ये नहीं माना कि हम नदी की तरह बहते चले जाएंगे, अगर हम बहेंगे तो रहेंगे नहीं। ये दोनों कविताएं एक ही भाव को व्यंजित करती है। लेकिन यहाँ इस ओर भी मैं थोड़ा सा विस्तार में नहीं है, क्योंकि मेरी उसमें कोई रुचि नहीं है। आगे की कविता को लेकर कुछ मामूली सी बातें अक्सर उठती रही हैं कि वो व्यक्तिवादी हैं, अहमवादी हैं। लेकिन ये प्रत्यय व्यक्तिवादी, अहमवादी जैसे प्रत्यय जो हैं कि, और उनसे जुड़ी हुई जो आलोचना है, चाहे वो एकेडमिक आलोचना हो या अन्य प्रकार की जो सैद्धांतिक आलोचना हो, वो सचमुच आलोचना की वास्तविकता की कसौटी पर कसते समय खरी नहीं उतरती है। अहमवाद और व्यक्तिवाद, ये सारे शब्द जो हैं इतने सतही हैं आगे की कविता के संदर्भ में। मेरी दृष्टि में इसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि उनकी कविता व्यक्तित्व की खोज की कविता है। व्यक्तित्व पर उन्होंने बल दिया, प्रयोग पर उन्होंने बल दिया, लेकिन प्रयोग उनके अनुसार मौलिकता की खोज है। इसीलिए उन्होंने बताया कि सभी काल के कवियों ने प्रयोग किए हैं। इसका मतलब ये नहीं है समस्त कवियों ने प्रयोग किए, नहीं है, समस्त मौलिक कवियों ने प्रयोग किए हैं, चाहे वो कालिदास हो, भावभूति हो, या इधर जैसे कि हमारे जितने भी कवि हैं उनके साथ हम अज्ञेय को भी जोड़ते हैं। तो व्यक्तित्व की खोज की कविता है उनकी। ये व्यक्तित्व की खोज वस्तुतः स्वतंत्रता की खोज है। जो स्वतंत्र मना नहीं है वो मौलिक नहीं हो सकता, जो मौलिक नहीं है वो मौलिक रचना प्रस्तुत नहीं कर सकता, और जो मौलिक नहीं है वो सौंदर्य युक्त कविता भी प्रस्तुत नहीं कर सकता। यहाँ सौंदर्य, कविता का भी सौंदर्य है, जीवन का भी सौंदर्य है। जीवन का सौंदर्य और कविता का सौंदर्य, इन दोनों का तालमेल होना चाहिए। जो मौलिक है वही कवि ये कर सकता है। तो यहाँ उनकी सौंदर्य दृष्टि के संदर्भ में हम ये जैसे बाबरा अहेरी नामक कविता को जरा देख लीजिएगा। बाबरा अहेरी सूरज को प्रतीकवत करते हुए एक बहुत ही मूर्ख या बेवकूफ शिकारी के रूप में सूरज को देखा है, क्योंकि उसकी किरणें सब कहीं पड़ती है, सब कहीं, अच्छी वस्तुओं पर, बुरी वस्तुओं पर, उपयोगी वस्तुओं पर, अनुपयोगी वस्तुओं पर। इसके लिए पूरा विस्तार से बाबरा अहेरी के आरंभिक भाग में उन्होंने प्रस्तुत किया है। लेकिन उन्होंने उसके बाद जब दूसरा भाग, ऐसा कोई दो भाग तो नहीं है उस कविता में, फिर भी पढ़ते समय भाव के संदर्भ में हम ऐसा बता सकते हैं कि दूसरे भाग में बाबरा अहेरी रे कुछ भी अवधि नहीं तुझे, जैसे कि इन असौंदर्य से युक्त वस्तुओं को देखते देखते मेरी नजर जो है कि एकदम अनुपयोगी हो चुकी है। तो अगर जैसे तुम्हारे लिए कुछ भी अवधि नहीं है, सब कुछ को तुम अधीन कर सकते हो, तो फिर मेरे इस दिमाग को, जिस पर इतना कीचड़ भरा हुआ है,
ये इतना मैला हो चुका है, इसको तुमने क्यों छोड़ दिया? और तुम्हारी किरणें इस पर भी पड़ जाएं, मेरे दिमाग पर भी पड़ जाएं, और इसकी कलौंस को तुम दूर कर दो, और मैं सच्ची वस्तु को, सौंदर्ययुक्त वस्तु को, सौंदर्ययुक्त भाव को मैं देख सकूं, अनुभव कर सकूं। इसीलिए उनका ये कहना है, और उसमें मतलब गायत्री मंत्र का सा भाव भी संगुंभित होता है, धियो यो न प्रचोदयात्। जैसे कि ये वसुधा वो सूर्य गायत्री है, सूर्य गायत्री में इस तरह की एक पंक्ति आती है। यहाँ उस सूरज, उस प्रज्ञा से, उस प्रज्ञा शक्ति से कवि अज्ञेय का अनुरोध है कि मेरे इस दिमाग को छोड़कर तू मत जा। तुम्हारी किरणें, उस प्रज्ञा शक्ति की किरणें, उसके आलोक की अनी से मुझे, मेरे इस दिमाग को तुम जाज्वल्यमान कर दो, ताकि मैं, मेरा दिमाग ये अनुभव कर सकूं वास्तविक सौंदर्य क्या है। इस एक पीड़ा को व्यक्त करते समय स्वतः बाबरा हेरी नामक कविता जो है कि सौंदर्य को परिभाषित कर रही है। सौंदर्य वस्तुतः क्या है? जीवन का जो सौंदर्य है वही कविता में भी सौंदर्य के रूप में प्रतिष्ठित होता है। और ऐसी कविताएं, और उसमें मैंने ये देखा है कि भले ही उन्होंने ऐसी कोई राजनीतिक कविताएं नहीं लिखी या राजनीति को कविता के साथ जोड़ने का कार्य नहीं किया, या साधारण रोजमर्रा के जीवन को कविता का विषय नहीं बनाया। कुछ कविताएं जरूर है, मैं यहाँ ऐसी कुछ रोजमर्रा नहीं है, बल्कि जब भारत विभाजन पर केंद्रित उनकी 11 कविताएं हैं, विभाजन पर केंद्रित उनकी करीब 4-5 अच्छी कहानियां हैं। तो विभाजन पर केंद्रित, देश के विभाजन पर केंद्रित एक कविता श्रृंखला है। उन कविताओं से गुजरेंगे तब आपको मालूम होगा कि वो अपने समय के साथ, अपने वर्तमान के साथ कितने सजग है। ऐसी कविताएं उन्होंने लिखी है। लेकिन सामान्यतः अज्ञेय की कविता जो है कि वो रोजमर्रा के जीवन से संबंधित नहीं है। शायद इसीलिए हमारे हिंदी के पाठकों ने उस गंभीरता के साथ उनकी कविता को नहीं देखा। उनकी गंभीरता को देखना है तो सबसे पहले उनकी कविता की सौंदर्य दृष्टि से होकर गुजरना होगा, जिसमें उन्होंने बारीकी से, पूरी सूक्ष्मता के साथ मानवीयता को दर्शाया है। उनकी एक कविता है तू मैं जैसे एक कविता है, उस कविता को जरा, वो अक्सर चर्चित कविता तो नहीं है लेकिन बहुत अच्छी कविता है। रचनाकारों के संबंध में ये बताया जाता है कि रचनाकार को अपने प्रति बहुत ही अकारुणिक होना पड़ता है। अपने प्रति करुणावान नहीं बल्कि अपने प्रति अकारुणिक होना पड़ता है, जिसे रूथलेस सेल्फ अवेयरनेस कहा गया है। तो ये रूथलेस सेल्फ अवेयरनेस के माध्यम से ही कवि अपनी सौंदर्य दृष्टि को प्राप्त कर लेता है। ये जो कविता है तू फाड़ फाड़ कर छप्पर चाहे जिसको तिसको देता जा, तू फाड़ फाड़ कर छप्पर चाहे जिसको तिसको देता जा, मैं मोती अपने ही के उर में भरा करूं। तू जहां कहीं जी करे खड़े के खड़े अमृत बरसाया कर, मैं उसकी बूंद बूंद के संजय के हित 100 बार मरूं। तू सुर लोकों के द्वार खोल नित नए, राह पर नंदन वन कुसुमाता जा, मैं बार बार हट करके ये अनन्य मानव लोग वरूं। वसुधा चाहे जो तुम जो भी करना चाहें, जिस किसी को जो कुछ देना चाहे दे, मेरा सिर्फ एक अनन्य मानव लोग के वर्ण की अदम्य इच्छा इस कविता में प्रकट हुई है, और इसको ठोस विकल्प की धुरी पर संस्थित करती है। प्रलोभनों के बौछार के बीच हट करके अपने वर्ण को प्रश्रय देना कवि की दृष्टि संपन्नता का प्रमाण मानना चाहिए।
तो जैसे मैं हट करके सिर्फ अनन्य मानव लोग ही वर्ण करना चाहूंगा, तो छप्पर फाड़ कर दे दो चाहे जिस किसी को, मुझे सिर्फ ये चाहिए। इसीलिए मैंने आरंभ में ये कहा था कि आगे की कविता मानवीयता की समग्रता की कविता है। तो यहाँ उनकी छोटी बड़ी नामवर जी ने उनको छोटी कविताओं के कवि के रूप में देखा, चाहे उनकी कविताएं छोटी हो या बड़ी हो, लंबी हो, दीर्घ हो या लघु हो, आकार को लेकर मैं उतना चिंतित नहीं हूँ। नामवर सिंह ने इसीलिए उनको छोटी कविताओं के कवि के रूप में इसीलिए देखा कि उनमें जो लिरिसिज्म है, लिरिकल टेंडेंसी जो है वो ज़्यादा है, लंबी कविताओं में उसका अभाव है, यही वे कहना चाहते हैं। खैर, लेकिन मैं उनकी सबसे लंबी कविता असाध्य वीणा, जिसे सृजनात्मकता के रहस्य को उद्घाटित करने वाली कविता के रूप में देखा गया है। इसमें जो भी सृजनात्मक है उसके प्रति उनका समर्पण भाव है, उनका समर्पण भाव है। अपने को पूरी तरह से अपने अहम से मुक्त होकर विलीन होने की प्रवृत्ति इस कविता में है। और इस कविता की भी कुछ पंक्तियां मैं आपके लिए उद्धृत करना चाहता हूं। पर उसकी कथा तो आपको मालूम है कि एक तरह से वो कथा कविता भी है। एक कलाकार आता है, असाध्य समझी गई वीणा को साधता है, कैसे साधता है, क्या क्या वो करता है, किन किन अंतरंगताओं से होकर वो आगे बढ़ता है, तब वो विजयी होता है। एक प्रसंग है, पर उस पंडित सन्नाटे में मौन प्रियंवद साध रहा था वीणा। वीणा बजा नहीं रहा था, बल्कि वीणा को साध रहा था। पर उस पंडित सन्नाटे में मौन प्रियंवद साध रहा था वीणा, नहीं स्वयं अपने को शोध रहा था। एक कलाकार को अपने प्रति, जैसे मैंने अभी कहा कि बहुत ही अकारुणिक होना पड़ता है, स्वयं अपने को शोध रहा था। सखन निबिड़ में वो अपने को सौंप रहा था उस किरीटी तरु को, यानी कि जिस किरीटी तरु से ये वीणा बनाई गई है। यहाँ परत्व का ज्ञान कलाकार के लिए सहायक साबित होता है। वो उस कलाकार के नाद संजय के सम्मुख विनत होता है। जिस कलाकार ने इस वीणा को सृजित किया था उसके सम्मुख विनत होना, और उसके लिए उपयुक्त की गई समस्त सामग्रियों, जड़ चेतन वस्तुओं के प्रति समर्पित होना कलाकार अपना ध्येय समझता है। यहाँ सृजनात्मकता स्वयमेव सुंदर का कारक तत्व बन जाती है। इसीलिए आगे की पंक्ति है, श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में। वीणा के माध्यम से अपने को मैंने सब कुछ को सौंप दिया था। सुना आपने जो, वो मेरा नहीं न वीणा का था, वो तो सब कुछ की तदथा थी। महाशून्य ये महामौन अविभाज्य अनाप्त अद्रविद अप्रमेय जो शब्दहीन सब में गाता है। इसमें प्रयुक्त जो विशेष प्रकार के जो शब्द हैं, महाशून्य, महामौन, अविभाज्य, अनाप्त, अद्रविद, अप्रमेय, शब्दहीन, इन शब्दों के कारण एक विशेष प्रकार की अमूर्तता तो बन ही जाती है, लेकिन इसके कारण आगे की कविता को नव रहस्यवादी घोषित करने की बात भी चली, लेकिन उसका भी उतनी कोई अर्थवत्ता नहीं है, क्योंकि यहाँ कवि अपने स्व का अन्वेषण कर रहे हैं। ये स्व का अन्वेषण कवि ही नहीं बल्कि हर रचनाकार के लिए बहुत ही अनिवार्य है। ये स्व का अन्वेषण एक कार्य है, एक पायदान है, वहीं से उसकी कविता यात्रा
शुरू होती हैं, और जैसे कि आत्मचेदस कवि की वो यात्रा है और वो मम के माध्यम से ममेतर को प्राप्त कर जाता है। यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त एल्बर्ट श्वेट्सर ने मनुष्य के जीवन को भक्ति से जोड़ा है। भक्ति माने कि ईश्वर की भक्ति नहीं है, बल्कि जीवन ही भक्ति है। जीवन के प्रति भक्ति का भाव, रेवरेंस फॉर लाइफ, ये उनका कहना है। रेवरेंस फॉर लाइफ, ये आगे की कविता में जीवन के प्रति ये जो भक्ति भाव है, समर्पण का भाव है, महामौन के प्रति जो समर्पण का भाव है, वो श्वेट्सर के रेवरेंस फॉर लाइफ से जुड़ता ही है। और यहाँ मैं उनके कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रत्ययों पर भी विचार करना चाहता हूँ, और वो हैं मौन शब्द का उन्होंने लगातार प्रयोग किया, सेतु शब्द का उन्होंने लगातार प्रयोग किया, और दान शब्द का भी उन्होंने लगातार प्रयोग किया है। जीवन के उदात्त भावों को व्यंजित करते समय अज्ञे ने इन प्रत्ययों का उपयोग किया है। अज्ञे जैसे कि एक बहुत ही उच्च कोटि के नैतिक भाव से उत्प्रेरित कवि है। ये सही है कि रोजमर्रा जीवन के कुछ प्रसंग उनकी कविता में भले ही ना मिले, लेकिन जीवन के प्रति ये समर्पित भावना जो है, और जीवन के प्रति समर्पित भावना से क्या व्यावहारिक जीवन से अलग होना है, ऐसा उन्होंने कहीं नहीं लिखा भी है, ऐसा उन्होंने किया भी नहीं है। तो सचमुच जो कविता जो है, कविता हमारे संस्कार को, हमारी संस्कृति दृष्टि को उच्चतर श्रेणी की ओर ले जाने वाली विधा है। वो हमारे सौंदर्य बोध को जगाने वाली विधा है, हमारे नैतिक बोध को जाज्वल्यमान बनाने वाली विधा है, क्योंकि कविता अध से लेकर इति तक एक नैतिक आस्था पर टिकी हुई है। नैतिक आस्था के अभाव में, एक बलिष्ठ नैतिक बोध के अभाव में कविता अपना अस्तित्व बना नहीं पाती है। ये नैतिक बोध माने कि संबोधन के रूप में, पोइट्री इज नॉट एड्रेसिंग, हमें वो संबोधित नहीं कर रही है, बल्कि वो हमारे लिए अनुभूत होने योग्य ढंग से कविता हमसे बहुत ही मौन होकर, बहुत मुखर हुए बिना हमसे ये बता रही है कि नैतिकता जीवन के लिए अनिवार्य है, ये मूल्यबोध जीवन के लिए अनिवार्य है। और सचमुच कविता यहाँ जीवन को ही परिभाषित कर रही है। इस तरह के जीवन को परिभाषित करने, उच्च नैतिक बोध से युक्त जीवन को परिभाषित करने वाली कविता को लेकर भी हिंदी में इस तरह की राय बन गई है कि ये बहुत ही अहमवादी कविता है। इसीलिए मैंने इसका विरोध किया। तो ये कोई अहमवादी कविता नहीं है, बल्कि ये व्यक्तित्व की खोज वाली कविता है। इन प्रत्ययों को, मौन भी अभिव्यंजना उनकी बहुत चर्चित उक्ति है। सेतु शब्द का उन्होंने बार बार, जैसे कि दोनों को मिलाने का कार्य उन्होंने किया है। दान का भी उन्होंने प्रयोग किया है। इसीलिए मैं ये बताना चाहता हूँ, जीवन के उदात्त भावों को व्यंजित करते समय अज्ञे ने इन प्रत्ययों का उपयोग किया है, जिससे उनकी कविता में अमूर्तता नहीं बल्कि विस्तार आया है। इन शब्दों के माध्यम से उनकी कविता में एब्स्ट्रैक्टनेस नहीं है, अमूर्तता नहीं है, बल्कि उनकी कविता की अंतरंगता विस्तृत होती गई। ये उनके आत्मविस्तार का प्रतिफलन है, ये उनके आत्मविस्तार का प्रतिफलन है। और उनकी
कविता के भी आत्मविस्तार को सूचित करता है। जिस कवि में मम से मुक्त होकर ममेतर को स्वीकार करने की दृष्टि नहीं है, वो न कवि हो सकता है, न उनकी कविता हो सकती है। आगे की कविता का वस्तुतः पुनर्पाठ आवश्यक है। शताब्दी वर्ष में उनकी कविताओं पर कुछ पुस्तकें निकली, कई संस्थाओं ने उन पर कार्यक्रम किए, कई कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर भी मिला, लेकिन समग्रतः संयोजित ढंग से अज्ञेय को नए सिरे से देखने और उनकी कविताओं के पुनर्पाठ की आवश्यकता है। विजय देव नारायण शाही ने अपनी एक पुस्तक का समर्पण वाक्य इस तरह लिखा है, अज्ञेय जी को समर्पित, जिन्होंने आधुनिक साहित्य को संभव बनाया। ये उनके स्वयं का कथन नहीं बल्कि शाही का कथन है। शाही ने लिखा, जिन्होंने आधुनिक साहित्य को संभव बनाया है, उस महान साहित्यकार को ये ग्रंथ, उनका ग्रंथ समर्पित है। तो ये आधुनिक साहित्य जो है सिर्फ आधुनिकता का एक मामूली प्रत्यय उसमें से निकलता नहीं है। आधुनिक कहने का मतलब जिस अर्थ में हम कबीर को आधुनिक समझते हैं, तुलसी को आधुनिक समझते हैं या अन्य कवियों को आधुनिक समझते हैं, उस अर्थ में मुक्तिबोध को आधुनिक समझते हैं, उस अर्थ में अज्ञेय भी आधुनिक है। पूरे आधुनिक साहित्य को हिंदी पाठक समाज के लिए संभव बनाने में, उन्हें उपलब्ध कराने में अज्ञेय की वैचारिकता, अपने की कवि दृष्टि, अज्ञेय की सौंदर्य दृष्टि की जो भूमिका है, उसका पुनर्पाठ होना चाहिए। यही मैं इस अवसर पर कहना चाहता हूँ। काफी समय हो गया है। इन कुछ शब्दों के साथ पुनः जनसुलभ पुस्तकालय के समन्वयक और मुख्य कार्यकर्ता अर्पण कुमार जी और जिन जिन लोगों ने जहां जहां से मुझे सुना, उन सब के प्रति बहुत ही आदर भाव के साथ कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए मैं विराम लेना चाहूँगा। नमस्कार, जय हिंद। जी, बहुत बहुत आभार ए अरविंदाक्ष साहब इस वक्तव्य के लिए। और मित्रों, जीवन के सौंदर्य या कहें उसकी पूरी समग्रता को कविता में और कविता के अतिरिक्त अन्य विधाओं में उकेरने वाले प्रयोगधर्मी और मौलिकता के धूर आग्रही रचनाकार अज्ञेय पर यह वक्तव्य ए अरविंदाक्षन जी का आज हम लोग सुन पाए और इस सहज और सजग आलोचक के इस वक्तव्य से गुजरना निश्चय ही एक सृजनात्मक अनुभव से गुजरना भी हो पाया। इसलिए आपका आभार। और वे मित्रगण जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, जिनकी प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, उनमें से कुछ एक के नाम मैं यहां पर ले लूं। महेश शर्मा जी, सरोज कौशिक जी, बाल कीर्ति, उदय भानु पांडे जी, विजयपाल जी, सुनील सिंह, रत्ना सिंह, लीलाधर मंडलोई जी, रंजना अरगड़े जी, मंजुला चतुर्वेदी जी, अंशुमती, जय सिंह यादव, स्वाति तिवारी और अन्य मित्रगण। और जाते जाते ए अरविंदाक्षन साहब एक बेहद छोटी सी कविता अज्ञेय की, जो वे पाठकों के प्रति कवि नाम से लिखते हैं। पाठकों के प्रति कवि क्या सोचता है या पाठकों से क्या अपेक्षा रखता है, इस पर केंद्रित यह कविता बहुत ही प्यारी कविता, और जितनी प्यारी उतनी ही अर्थपूर्ण मैं सुनाता हूं। पाठक के प्रति कवि अज्ञेय लिखते हैं, मेरे मत जो बात अभी
अरविंदाक्षन जी कर रहे थे कि कैसे जितना महत्व मैं का है उससे कहीं कई कई गुना अधिक ममेतर का महत्व है। कल भी यह बात हुई कि इस मम की कसौटी अंततः ममेतर ही है। तो ऐसे ही कुछ भाव ली हुई और कई दूसरे भावों के साथ चलती यह कविता। आगे लिखते हैं, मेरे मत हो पर अपने को स्थगित करो, मेरे मत हो पर अपने को स्थगित करो, जैसा कि मैं अपने सुख दुख का नहीं हुआ। मेरे मत हो पर अपने को स्थगित करो, जैसा कि मैं अपने सुख दुख का नहीं हुआ। दर्द अपना मैंने खरीदा नहीं, ना आनंद बेचा, अपने को स्थगित किया, मैंने अनुभव को दिया। साक्षी हो, धरोहर हो, प्रतिभू हो जिया। तो इस भावबोध के कवि हैं यज्ञ, और इतना सुंदर वक्तव्य आज हम लोग सुन पाए। तमाम मित्रों का हार्दिक आभार। और यज्ञ पर यह एकाग्र जारी है। कल एक नई कड़ी में नए विषय पर एक नए वक्ता को सुनेंगे। तब तक आप सभी मित्रों का एक बार पुनः हार्दिक आभार। ए अरविंदाक्षन जी, इस कार्यक्रम में समय निकालने के लिए, यहाँ आने के लिए और इस अर्थपूर्ण वक्तव्य के लिए पुनः धन्यवाद।